तो डियर स्टूडेंट, हम गाउस लॉ की एक और एप्लीकेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जब आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, खासकर नीट और जेई के एग्जाम, तो वहां पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन अक्सर हमारा सही ना होने का कारण है कि इस टॉपिक में अच्छी सी समझ न होना। मैं आपको पहले ये टॉपिक क्लियर करूंगा, उसके बाद इसी के लास्ट में आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पे भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें आप। जब तक वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आप इस टॉपिक की समझ नहीं होगी और आप कंपटीशन एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं, इसी कारण से कि आपको उस टॉपिक पे पूछा क्या जा रहा है ये आपको मालूम नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, समझ बनाएं, अपनी फिजिक्स के प्रति अपना एटीट्यूड को चेंज करें कि फिजिक्स पढ़ने का हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। तो देखिए, हम गाउस लॉ की एक एप्लीकेशन का यूज करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। आपको इसी तरीके से बहुत सारे वीडियो लगातार टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे, विद न्यूमेरिकल मिलते रहेंगे। और न्यूमेरिकल भी ऐसे जो आपको कंपटीशन में बेनिफिट देंगे, आपको कंफर्ट जोन में रखेंगे। जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमें हमारा ये टॉपिक कमजोर है। तो गाउस लॉ की एक एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो देखिए, इस टॉपिक की हम चर्चा करते हैं कि हम एक वायर ले लेते हैं। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ऐसे, यानी दोनों साइड ये एक्सटेंडेड पार्ट है इसका। ये स्ट्रेट ले लेना है आप इसको, बिल्कुल ये स्ट्रेट वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये इसका हमने कोई सेंटर पॉइंट ओ ले लिया और हम किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो हम यहाँ इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं। लेट अस टेक एन इनफाइनाइट uniformly charged wire having linear charge density lambda, and lambda is equal to charge upon length। और ये आपकी कांस्टेंट टर्म्स है, ये आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। हमने क्या किया कि जब इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और वो भी लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होगी अकॉर्डिंग टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट दी वायर। तो हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो पहले मैं उस कंसेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं यहां लिख देता हूं कि P बी द पॉइंट where field intensity due to wire be calculated. It is r distance from point O of wire on wire। ये पॉइंट है, ये r डिस्टेंस पे है। अब हमें ये देखना है यहाँ कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि हमने गाउस थ्योरम लगानी है। और गाउस थ्योरम लगाने के लिए अगर हम किस तरह का आइडेंटिफाई करें, तो मैं इसको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा कि हम क्या करते हैं। एक यहाँ एलिमेंट ले लेते हैं, ये एलिमेंट है जो मैंने लाल रंग में लिया है। इस पॉइंट को A नाम दिया, इसकी जो लेंथ है वो DL मान ली। इस सेंटर पॉइंट से ये X डिस्टेंस पे हमने कंसीडर किया। सिमिलर इसका सिमेट्रिक पार्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया हमने,
जिसका नाम मैंने बी रख दिया, बी एलिमेंट है, और ये भी एक्स डिस्टेंस पे है। सिमेट्री तभी बनेगी दोनों एक पेयर हो। अब हम ए पॉइंट के कारण इस पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर नोट करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगी, और इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ये, दैट इज ई ए, ई ए नाम दे दिया हमने, ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और बी पॉइंट के कारण आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ई बी। ये आपकी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगी। मैं इसको थ्योरी में लिखता हूं, यहां लिखता हूं, वी टेक टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट of length dl. We take two small charged element of length dl equidistance from point O on the wire. They make pair, they form pair of equal charge, then electric field intensity at point P is E1 due to A and E2 due to B पार्ट। हमने ए पार्ट से जो फील्ड है वो E1 या E कह सकते हैं हम, EA, और इसको EB मान लिया हमने, बी पॉइंट पे है। ध्यान क्या रखना है, तो EA का मैग्नीट्यूड है वो EB के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R ऑफ स्केयर। ध्यान देना इस बात पे, KQ/R स्केयर। दोनों के दोनों सेम मीडियम में है, इसलिए ये कांस्टेंट हो गया। दोनों सेम साइज के, दोनों इक्वल चार्ज के हैं, तो दोनों का चार्ज भी सेम हो गया। ये O पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस सेम है। अगर ये x है, ये r है, तो ये भी कितना हो गया, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, और ये भी कितना हो गया, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। डिस्टेंस भी दोनों के लिए सेम है। जब ये सारी टर्म्स सेम होंगी तो EA और EB क्या हो जाएंगे, आपके सेम मैग्नीट्यूड में हो जाएंगे, केवल उनकी डायरेक्शन अलग होगी। बात क्लियर हुई आपको? यहां से कंसेप्ट क्लियर कर लेना कि क्योंकि हमने दोनों के दोनों पेयर, आइडेंटिकल पेयर लिए हैं। जब हम आइडेंटिकल पेयर लेते हैं तो इसका मतलब है दोनों के चार्ज सेम है, दोनों इक्वी डिस्टेंस है P से, दोनों के डिस्टेंस सेम है, मीडियम हमने चेंज नहीं किया, इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। अब उसके बाद देखिए, अगर इनका मैग्नीट्यूड बट दे लाई इन प्लेन, एक प्लेन में लाई करते हैं ये। अब हम इसके कंपोनेंट तोड़ लेंगे ऐसे, ये एक्स कंपोनेंट है, मैं ऐसे तोड़ के दिखा देता हूं इसके कंपोनेंट की। ये एक्स एक्सिस है आपकी, और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है ऐसे, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट कह लो इसको। ये ऐसे हमने इनको तोड़ दिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। दोनों के दोनों सेम एंगल बनाएंगे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, क्योंकि दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड EA और EB के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ये हमने कंडीशन यहां लगा दी है, इक्वल मैग्नीट्यूड है तो दोनों सेम एंगल से इंक्लाइंड होंगे। तो इनके कंपोनेंट देखिए, EB का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा EB cos ऑफ थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा EB sin ऑफ थीटा, वर्टिकल अपवर्ड। EA का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा EA cos ऑफ थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा EA sin ऑफ थीटा। ऐसे हम इनके कंपोनेंट तोड़ देंगे। यहां मैं लिख दूंगा इनको एक, देखो EA cos थीटा
and EB cos theta component lie in x-axis, and EA sin theta and EB sin theta component lie in y-axis, but both have opposite direction. It means that EA sin theta vertical downward है और EB sin theta vertical upward है. Hence vertical component cancel in pair only horizontal component have net value of resultant field at point P. अब इस तरह से हम बहुत सारे पेयर बना सकते हैं. We take a large number of pair on the wire. Each pair has resultant in horizontal in x-axis only. तो हमें यहां से ये पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आपकी कौन सी डायरेक्शन में होगी, केवल ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का काम करेगा अगर लीनियर चार्ज है. तो हमने कहा है इफ वी टेक ए लार्ज नंबर ऑफ पेयर ऑन द वायर, ईच पेयर हैज रिजल्टेंट इन x axis only and cancel in vertical. So we can say that, तो हम क्या कह सकते हैं, so we say that for line charge or linear charge, electric field only perpendicular to wire. Hence we can say that for linear charge electric field only perpendicular to wire. ये हमने यहां तक समझ लिया कि हम डायरेक्शन कौन सी लेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और इस तरीके से हमने प्रूफ किया है पहली पार्ट में कि हम इस तरीके से इसका प्रूफ करेंगे. अब मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा गाउस लॉ का यूज करके. अभी हमने प्रूफ किया है कि किसी भी लीनियर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कंपोनेंट है केवल और केवल वो डायरेक्शन में होगा इसके परपेंडिकुलर, वायर के परपेंडिकुलर होगा. तो हम ऐसा ही यहां सोल्व करना चाहेंगे इस आर्टिकल को कि हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ ए क्लोज्ड Gaussian surface, Gaussian cylindrical
cylindrical surface of height L and radius small r and point P lie on this surface. On this surface हम क्या करेंगे, अब एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जो इस P पॉइंट पे लाई करता हो। तो रेडियस तो आपको कितनी लेनी है, इसके इक्वल लेंगे तभी तो बात बनेगी। ये पॉइंट तभी इस पे लाई करेगा, नहीं तो ये पॉइंट लाई ही नहीं करेगा। और सिलेंडर लेना है आपको, इस तरीके से ऐसा सिलेंडर बनेगा, ये दोनों साइड, ये आपका एक सिलेंडर बन जाएगा। ऐसे हम इस तरीके से सिलेंडर बना देंगे। ये गाउसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी देखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। हर पॉइंट पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, परपेंडिकुलर टू वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। अब हम क्या चाहते हैं कि इस पॉइंट पे हम क्लोज सरफेस लिया, तो एक छोटा सा सरफेस ले लेंगे, इसकी नॉर्मल है n1 और ये सरफेस एरिया है ds1। एक हम वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे यहाँ, इसका जो नॉर्मल होगा वो n2 ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा और एरिया है ds2। और एक डाउनवर्ड में ऐसे ही हम एक तीसरा पार्ट भी ले लेंगे, इसका नॉर्मल है वो नीचे की तरफ हो जाएगा n3 और इसका नाम रख दिया ds3। तीन पार्ट हमने ले लिए। अब हम क्या करेंगे, गाउस लॉ को अप्लाई करेंगे। बाय अप्लाइंग गाउस लॉ। गाउस लॉ हमारा E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया इसका इन वैक्यूम, ये वैक्यूम केस ले लिया। अब हम चार्ज निकाल रहे हैं इतने से पार्ट के ऊपर, तो चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हम चार्ज निकाल लेंगे। चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लेंथ L ले रखी है मैंने यहाँ पे, तो ये चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब हम सोल्व करना चाहेंगे इस पार्ट को। डायग्राम से हमने तीन पार्ट में इसको तोड़ा हुआ है, तो हम पार्ट को ऐसे तोड़ेंगे। E डॉट ds इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा E डॉट ds1, सेकंड एरिया एलिमेंट लिया हमने ds2 और थर्ड एरिया एलिमेंट लिया हमने ds3। हमने तीन पार्ट में तोड़ दिया क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया क्लोज फ्लक्स की बात करता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, E डॉट ds किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इस सिलेंडर से कितनी फ्लक्स कनेक्ट है और इसके कितने एरिया पार्ट हैं। ये सिलेंडर है आपका ये पेन, तो इसका एक सर्कुलर पार्ट ऊपर हो गया, एक सर्कुलर पार्ट नीचे हो गया, एक ये आपका कर्व्ड पार्ट हो गया। तो टोटल फ्लक्स इसके बराबर होगी, दो फ्लक्स ऊपर से निकली, दो फ्लक्स इसके नीचे वाले सर्कुलर पार्ट से निकली, जो इसके कर्व्ड से निकली। तीन तरह की फ्लक्स के पार्ट में हम तोड़ देंगे। और फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और तीनों को ऐड कर दें तो नेट फ्लक्स निकल जाएगी। ये टोटल फ्लक्स है, और टोटल फ्लक्स फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तीनों पार्ट की फ्लक्स से हमें कनेक्ट किया है। और मैं इसको जब सोल्व करना चाहूंगा तो इस तरीके से सोल्व कर दूंगा। E ऐसे का ऐसा एरिया वेक्टर है, इसको इसकी डायरेक्शन n1 से रिप्रेजेंट है, ये मैग्नीट्यूड है इसका। सेकंड पार्ट को सोल्व करोगे तो E n2 हो गया इसकी डायरेक्शन, और ये ds2 नॉर्मल से रिप्रेजेंट है। इसको लिखोगे तो E और इसका नॉर्मल n3 है जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि यहाँ साइड में बता भी दो कि हमें पता है कि एरिया जो होता है n नॉर्मल इंटू ds के बराबर होता है। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अच्छी बात यहाँ है कि E और n के बीच में हमने एंगल लेना है। E का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट है, n1 का मैग्नीट्यूड, और E और n1 दोनों सेम लाइन में है, सेम अलाइंस है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में कोस ऑफ 0 डिग्री ds1। दूसरे पार्ट में चलिए, दूसरा पार्ट अपर सर्कुलर पार्ट है, तो अपर सर्कुलर पार्ट में मैग्नीट्यूड n2
लेकिन यहाँ एंगल आप देखेंगे cos ऑफ 90 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हॉरिजॉन्टल है और ये अलोंग दी एक्सिस है। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी सिलेंडर में इस वायर के लिए इसकी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ 90 डिग्री होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होती नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड N3 का मैग्नीट्यूड और यहाँ भी cos ऑफ 90 ds3 बन जाएगा। यहाँ साइड में आप बता भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है N1 के, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है N2 के, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है N3 नॉर्मल के। तीनों कंडीशन आप यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और आपको पता लग गया होगा cos 0, ये आपका cos ऑफ 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये भी 1 है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया EDS1। cos 90 की वैल्यू 0, ये पार्ट 0, यहाँ भी cos 90 आए, ये पार्ट भी 0। E ऐसे का ऐसा रखा, इंटीग्रेशन एरिया DS1 लेना है। ये एरिया कौन सा है DS1? इसका कर्ड पार्ट है। सिलेंडर के कर्ड पार्ट का एरिया क्या होता है हमें पता है। कर्ड पार्ट का एरिया फॉर्मूला अगर लिखो तो 2 पाई RH की आदत होती है हमें, 2 पाई RH। रेडियस तो यहाँ भी मैंने R ली है, लेकिन हाइट कितनी ले रखी है मैंने, इसकी L लेंथ का लिया हुआ है मैंने। तो H की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पाई RL। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। हमने इस पार्ट को सोल्व कर दिया कि इस जो सिलेंडर है हमारा, इस ये गाउसियन सिलेंडर है, इससे कितनी फ्लक्स कनेक्ट है। फ्लक्स कितनी कनेक्ट है, E into 2 pi RL। ओनली कर्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर act or play role in the flux only. Its circular part not play their role in the flux, and the flux passing through the circular path is not counted here, only curved flux counted. So this is third equation, this is first equation, put into equation second and get the answer. Now I will write here, final answer is put value from equation first and third into इक्वेशन सेकंड। हम क्या करेंगे, थर्ड और फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा E डॉट ds। ये E डॉट ds की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू आई है, इसको यहाँ रख दो। यहाँ रखते ही क्या बन जाएगा आपका E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, लैम्डा इंटू L, लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल हो जाएगा और E की जो वैल्यू आएगी आपकी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप 4 पाई एप्सिलॉन में लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन R। ये आपको फॉर्मूला बहुत जगह देखने को मिलेगा, है कुछ भी नहीं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है, और जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं तो नीचे 4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, और उसको हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। ग्राफ कैसा होगा इसमें, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका ग्राफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर डिस्टेंस ले लो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, यहाँ ग्राफ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आप यहाँ से समझ जाना इसको। ये इसका सेंटर है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ग्राफ हो जाएगा इसका, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये आपका ग्राफ है, ये वाला पार्ट मैंने ग्राफ के लिए सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये गाउस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन थी, और आप इस फॉर्मूले का यूज करके कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो।